नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे एजुकेशन एंड बुद्धिस्ट चैनल में। मैं जोविल कुमार आज आपके लिए मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्न लाया हूं, जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में उपयोगी साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। और चैनल अगर अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है। तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का प्रमुख कारण है, क्या है? पीढ़ियों का अंतर है क्या? अवसरों की प्रतिकूलता है? निराशा तथा निस्सहायता है? या फिर किशोरों में स्वप्न दर्शन है? तो क्या हो जाएगा? अवसरों की प्रतिकूलता हो जाएगा क्या? बताएंगे जल्दी से। साथ ही साथ में इन प्रश्नों को आप सॉल्व करते रहेंगे। कॉपी और पेन ले लीजिएगा। जो भी पॉइंट आएंगे उनको आप नोट डाउन करते चलें अपनी कॉपी में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी कि अवसरों की प्रतिकूलता। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाफट से प्रश्न सॉल्व करते रहेंगे, जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। अगर आपको समय कम मिलता है तो बीच में वीडियो को रोक करके जवाब दे सकते हैं। चलिए, पाठ्य चर्चा है, पाठ्य चर्चा की जगह यहाँ पाठ्यचर्या कर लेंगे। ठीक है, पाठ्यचर्या है, क्या होती है? शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, या फिर विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रक्रिया, या फिर कक्षा में प्रयुक्त पाठ्य सामग्री। तो क्या हो जाएगा? विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम हो जाएगा क्या? बताएंगे जल्दी से। ठीक है, ये हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला है प्रश्न नंबर 3। डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, या फिर व्यवहारिक विकार। क्या हो जाएगा इसका? व्यवहार संबंधी विकार होता है क्या, या फिर पठन विकार होता है? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, पठन विकार। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी विकार होते हैं, जितने भी विकार हैं, उन सब का वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा आपको। आप वो वीडियो ज़रूर देखें, जिससे सभी प्रकार के जो अक्षमता हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है। तो यहाँ पर सामान्य बुद्धि लब्धि पूछी गई है। कौन सी? सामान्य। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि लब्धि होती है कितनी? 120 से 140, 110 से 135, 90 से 110, या फिर 80 से 90। तो सामान्य बुद्धि लब्धि जो है टर्मन के अनुसार ये होती है 110 तक। कितने से? 90 से 110। ठीक है, चलिए दोस्तों, कैसे लग रहे हैं प्रश्न आज के? अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को इसी समय लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा देंगे, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 5 नंबर 5। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। क्या प्रयोग करेगा? आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, या कहानी कथन विधि। तो क्या होता है? जब भी कोई नियम या सिद्धांत की बात की जाती है तो वहाँ होता है आगमन विधि। ठीक है, कोई नियम या सिद्धांत बताया जाता है तो वहाँ आगमन विधि का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सही। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 6। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्या है? अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर, या फिर छोटे अक्षर। क्या हो जाएगा? लिखने में स्पष्टता हो जाएगा क्या? बताएंगे, या फिर अच्छा लेख? तो ये अच्छा लेख, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेख। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 7। भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु है। तो भूल भुलैया परीक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी होती है? बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला है 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष तक, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक, या फिर 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, और दिया है 5 वर्ष से 10 वर्ष तक। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 से 10 हो जाएगा क्या? 5 से 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 10, यानी कि ऑप्शन डी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8।
समायोजन की प्रक्रिया है, तो समायोजन की प्रक्रिया कौन सी होती है? स्थिर होती है क्या, गतिशील होती है, या फिर स्थानापन्न होती है, या अवरोधी होती है? तो ये जो समायोजन की प्रक्रिया होती है वो गतिशील होती है। ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है किस चीज़ का? शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किस चीज़ का अध्ययन करता है? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ध्यान वंश रुचि का अध्ययन, या फिर वैयक्तिक भेदों का अध्ययन? तो ये जाएगा ऑप्शन बी के साथ। बी के साथ जाएगा क्या? वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन। बताएंगे जल्दी से जी, ये जाएगा बी के साथ, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन में। ठीक है, चलिए अगला है, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? क्या होती है? पढ़ाने की उत्सुकता होती है, या फिर धैर्य व दृढ़ता, शिक्षा विधियों का ज्ञान, या फिर मानक भाषा का ज्ञान? तो इसका आंसर बी के साथ जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? धैर्य व दृढ़ता। जी हाँ, इसका आंसर होगा बी, धैर्य व दृढ़ता। अगला है प्रश्न नंबर 11, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से क्या कहेंगे? पूर्णतः सहमत हैं, या फिर संभवतः सहमत हैं, असहमत हैं, या फिर कुछ सीमा तक सहमत हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा, क्या हो जाएगा? क्या सामाजिक भावना जो है वो जन्मजात होती है क्या? नहीं होती है ना, तो हम इसके साथ सहमत नहीं होंगे, यानी असहमत हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट। अगला प्रश्न है, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? इसके लाभ उनको बताएंगे, या फिर अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, या फिर सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे? क्या करेंगे? अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे। जब आप मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा? छात्रों में देख करके उनमें भी सहयोग की भावना विकसित होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया आंसर बी सही। अगला है प्रश्न नंबर 13, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां कैसी होती हैं? बहुमुखी होती हैं क्या, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं, या फिर अनियमित दिशा में चली जाती हैं, पहले जैसी रहती हैं? कैसी होंगी? बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां कैसी होती हैं, बताएंगे? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहुमुखी हो जाती हैं। ठीक है, बहुमुखी हो जाती हैं। और अगला प्रश्न है 14 नंबर, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? क्या होता है? छात्र धन कमा सके, इसके लिए होता है क्या, या फिर ज्ञानार्जन कर सके, बेहतर जीवन जिए, या सम्मान पा सके? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ज्ञानार्जन कर सके। ठीक है, ज्ञान का अर्जन करने के लिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, यह सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है, तो यह सूचकांक है, किस चीज़ का सूचक है ये होगा रुचि का, आवृत्ति का, प्रशंसा का, या मूल्य का? तो कोई बालक है वो संतुलन में रहता है, ठीक है, सुधरेपन में रहता है और स्वच्छता का अनुपालन करता है, स्वच्छता का पालन करता है, तो यह सूचक होता है प्रशंसा का, यानी कि उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। क्लियर? चलिए ये प्रश्न तो सभी का सही होगा। अगला है प्रश्न नंबर 16, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं, तो स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं? डरपोक तथा संकोची, या फिर निर्भीक तथा स्वतंत्र, शांत तथा सक्रिय, या फिर सक्रिय तथा जिज्ञासु? तो क्या हो जाएगा इसका? सक्रिय तथा जिज्ञासु हो जाएगा, ऑप्शन डी के साथ। चलिए ऑप्शन डी के साथ जाएगा इसका। अगला है प्रश्न नंबर 17, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं, कौन से शिक्षक को?
जो समस्याएं सुनता है, नाराज नहीं होता, समय का पाबंद है या फिर सुंदर है। तो जो अध्यापक छात्रों की समस्याएं सुनता है, ठीक है, समस्याएं सुनता है, उस अध्यापक को छात्र जो है पसंद करने लगते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए के साथ। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 18। प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। तो प्रौढ़ शिक्षा, सबसे पहले तो प्रौढ़ावस्था कौन सी होती है, तो वो बता देते हैं। प्रौढ़ावस्था होती है हमारी 18 से अधिक, 18 वर्ष से ऊपर जो भी आयु होगी वो प्रौढ़ावस्था होती है। और इसमें पूछा है प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग क्या है। तो प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग 6 से 16 होगा क्या, 12 से 18 होगा क्या, 18 से 50 होगा या फिर 15 से 35 वर्ष होगा। तो ये बहुत से बच्चे जो हैं, बहुत से छात्र इसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ। लेकिन इसका 18 से 50 वर्ष ना होकर के क्या होगा, 15 से 35 वर्ष होगा। ठीक है, 15 से 35 वर्ष, इसको सही चिन्ह लगा लेंगे। ये हमारा सही आंसर है। 15 से 35 वर्ष तक प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग होता है। अगर प्रौढ़ावस्था पूछा जाए तो 18 वर्ष से अधिक आयु। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19 है समाज की उन्नति का मूल है। तो समाज की उन्नति का मूल क्या होता है, क्या होता है, बाल बालिका शिक्षा एक समान, बाल बालिका शिक्षा एक समान हो, या फिर बालिका शिक्षा को कम महत्व मिले, बालिका शिक्षा अलग विद्यालय में हो, या फिर केवल क्या होगा, महिला अध्यापक हो। तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए के साथ, बाल बालिका शिक्षा एक समान होनी चाहिए। क्लियर, ऑप्शन ए सही है हमारा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने हेतु क्या करेंगे, उनके समक्ष सामग्री रखकर निरीक्षण करवाएंगे या फिर वस्तु उठाने रखने का काम सौंपेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे, कक्षा में शांत बैठने के लिए कहेंगे। तो आपके अनुसार क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताएंगे जल्दी से। छोटे बच्चे की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील व सक्षम बनाने के लिए क्या करेंगे, उनको क्रियाशील रखेंगे क्या, जी हाँ, उनको क्रियाशील रखा जाएगा, उनको क्रियाशील रखेंगे हम। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 21। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है। कक्षा में श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी है, क्या हो जाएगा, शांति में आविष्टित कक्षा, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया, कक्षा में अपेक्षित सहभागिता, या फिर शिक्षक छात्रों का आक्रामक व्यवहार। तो ये जाएगा हमारा किसके साथ, कक्षा में शांतिपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया होनी चाहिए। ठीक है, यह सबसे श्रेष्ठ अनुशासन की कसौटी होती है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 22। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है किसमें, 6 से 11 वर्ष, 6 से 11 आयु वर्ग, या फिर 9 से 14 आयु वर्ग, या 15 से 35 आयु वर्ग, या कोई आयु सीमा नहीं। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोई आयु सीमा नहीं होती है अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था, इसकी कोई आयु वर्ग सीमा नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 23। छात्रों में सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, कैसे की जाएगी, बताएंगे जल्दी से, कैसे की जाएगी। अध्यापक के भाषण से, अध्यापक के साथ विचार विमर्श करने से, पसंदीदा पुस्तक पढ़ाने से, या फिर समाचार पत्रिका पढ़ाने से। तो सामाजिक चेतना विकसित की जा सकती है किससे, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। यही हो जाएगा क्या, यही हो जाएगा, जी हाँ यही सही है, ऑप्शन डी, समाचार पत्रिका पढ़ाने से। अगला है 24 नंबर। लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए आप क्या करेंगे, लंबे और जो कठिन शब्द होते हैं उनका उच्चारण करवाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे शब्द बार बार बुलवाएंगे। बच्चों से बार बार बुलवाना चाहिए क्या,
शब्दों को खंडों में बांटकर बुलवाएंगे, कौन सा सही होगा? मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, ये सही होगा क्या? या फिर ए व बी दोनों? तो सबसे पहले ऐसे शब्दों को बार बार बुलवाना चाहिए, ये भी हमारा सही है, ठीक है। और दूसरा, शब्दों को छोटे छोटे भागों में बांटकर बुलवाना चाहिए, ये भी सही है। मिलते जुलते उच्चारण वाले शब्द पहले बुलवाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। जो कठिन शब्द हैं वो हमें बुलवाने हैं, तो हमारा ए व बी के साथ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राइट। चलिए, ऑप्शन डी सही है। अगला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन है। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की देन क्या है भाई? कोठारी कमेटी या फिर राधा कृष्ण आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति या फिर मुदालियार आयोग? तो ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ऑप्शन सी के साथ, ठीक है। अगला है, कोई छात्र आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, तो आप क्या करेंगे उसके साथ, छात्र के साथ? बताएंगे। आप भविष्य में अध्यापक बनने वाले हैं, तो आपको कोई जो छात्र है वो आंसर नहीं देता है, तो आप उसके साथ क्या करना चाहेंगे? स्वयं बता देंगे उसको? क्या करेंगे? उत्तर स्वयं बता देंगे, या फिर सहायक पुस्तक से मदद लेने को कहेंगे, या फिर अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे, या कहेंगे उत्तर न देने का कारण जानेंगे? बताइए। ये जाएगा हमारा अन्य बच्चों से मदद लेने को कहेंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा, जो बच्चा उत्तर नहीं देता है वो भी सीख जाएगा, और जो बच्चे जानते हैं उसका भी क्या होगा? मजबूत जानकारी हो जाएगी उसकी, ठीक है, उसकी भी जानकारी बढ़ेगी, अनुभव होगा उसको बताने का, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? सी सही। चलिए, अगला है प्रश्न नंबर 27। दोस्तों, प्रश्न कैसे लग रहे हैं आज के? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले हमने अपने चैनल पर सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए सभी मनोविज्ञान के टॉपिकों को कवर किया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा सभी वीडियो का, तो आप देखना चाहें तो वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आगे अगला प्रश्न है 27 नंबर। माध्यमिक छात्रों के लिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली उपयुक्त है, क्योंकि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता है, इसलिए क्या नकल में सुविधा होती है? ये तो नहीं हो सकता है। अपने केंद्र पर अनुशासित रहते हैं, ये सही है क्या? गलत है। अगला है, दूसरे परीक्षा केंद्र क्या होते हैं? दूसरे परीक्षा केंद्र पर छात्र निराश हो जाते हैं क्या? गलत बात है। क्या होता है? नकल सुविधा होती है, ये भी गलत है। तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विद्यालय से दूर नहीं जाना पड़ता, इसलिए स्वकेंद्र परीक्षा प्रणाली जो है उपयुक्त मानी जाती है। क्लियर है? इस वीडियो में दोस्तों हमने 40 प्रश्नों को कवर किया हुआ है, तो सभी प्रश्नों को आप ज़रूर करें। वीडियो के अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे, ठीक है दोस्तों, आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। चलिए 28 नंबर करते हैं। कक्षा में अध्यापक को अधिकाधिक प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों पूछने चाहिए? प्रधानाचार्य प्रसन्न होते हैं इससे, क्या? गलत। कक्षा में अनुशासन रहता है, गलत। छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, सही बात है क्या? ये जहाँ तक सही है, ठीक है, ये सही है। शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, तो शिक्षक को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है या फिर छात्रों को? तो छात्रों को मिलेगा। जितने ज़्यादा प्रश्न छात्रों से पूछे जाएंगे तो वो अपने अपने प्रश्नों को अभिव्यक्त करेंगे, उत्तर को अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। तो उनको अभिव्यक्ति का अवसर मिलेगा छात्रों को। अगला है प्रश्न नंबर 29। चलिए, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वे हैं, कैसे हैं? जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या फिर उपरोक्त सभी? तो ये जाएगा हमारा किसके साथ? जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं वो उपरोक्त सभी होते हैं। जन्मजात प्रेरक भी होते हैं
और प्राकृतिक प्रेरक भी होते हैं, अर्जित प्रेरक भी होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 30। व्याख्यान देते समय कोई उद्दंड छात्र बाधा उत्पन्न करता है। व्याख्यान दे रहे हैं तो उस समय क्या होता है, कोई छात्र है जो बीच बीच में शोर करता है या फिर उसका रवैया जो है वो ठीक नहीं है, तो क्या करेंगे उसके साथ, आप क्या करेंगे, उसे दंडित करेंगे, दंड देंगे उसको, या फिर कक्षा से बाहर निकाल देंगे, या चुप रहने के लिए कहेंगे। और चौथा ऑप्शन है हमारा धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, धैर्यपूर्ण उसकी बात सुनेंगे कि वो उद्दंड क्यों मचा रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 31। बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण है, क्या है, वंशानुक्रम है, वातावरण है, बुद्धि का अंतर है, वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों। तो क्या हो जाएगा, बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या होता है, वंशानुक्रम तथा वातावरण, ये दोनों होता है। ऑप्शन डी के साथ हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं प्रश्न नंबर 32 की ओर। अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है। कैसे छोटे छोटे प्रश्न पूछता है, वह बच्चों को कौन सा परीक्षण करने के लिए, यानी परीक्षण कर रहा है, बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहा है, तो मौखिक कर रहा है, लिखित कर रहा है, प्रायोगिक है या फिर क्रियात्मक है। तो छोटे छोटे प्रश्न पूछ रहा है, मौखिक रूप से पूछ रहा है, तो कौन सा परीक्षण हो गया, मौखिक। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ जाएगा हमारा। क्लियर है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 33 जो है आपकी स्क्रीन पर। अध्यापक छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। किस प्रकार जान सकता है, निबंध लिखवाकर, या फिर कैसे, वाद विवाद प्रतियोगिता से, या फिर परीक्षा परिणाम से, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से। किससे होगा ये, किससे होगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण से होगा क्या, जी हाँ, ये ऑप्शन डी के साथ जाएगा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के साथ। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 34। किस विधि में अध्ययनकर्ता बच्चों या माता पिता या अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछता है। किस विधि में पूछता है, साक्षात्कार विधि में, वैयक्तिक विधि में, निरीक्षण विधि में, या फिर प्रयोगात्मक विधि में। तो ये होता है हमारा कौन सा होगा, साक्षात्कार विधि में होगा। ठीक है, साक्षात्कार विधि में जो है अध्ययनकर्ता जो है वो अध्यापक से मिलकर विविध प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, चलिए अगला है प्रश्न नंबर 35। कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की। तो कंप्यूटर शिक्षा की सिफारिश किस आयोग ने की, नई शिक्षा नीति, कोठारी कमेटी, बेसिक शिक्षा समिति, या फिर यशपाल समिति। तो ये है नई शिक्षा नीति, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 36। आपका स्थानांतरण ऐसे क्षेत्र में होता है जहाँ की भाषा आप समझ नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, जहाँ की भाषा आप समझ नहीं पा रहे हैं वहाँ आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। जब आप शिक्षक बन जाएंगे तब, तो आप क्या करेंगे, स्थानांतरण का प्रयास करेंगे, यानी कि आप दोबारा से प्रयास करेंगे ट्रांसफ़र करवाने का, या फिर जो होगा देखा जाएगा ये सोच लेंगे, या फिर भाषा सीखने का प्रयास करेंगे, वहाँ की जो स्थानीय भाषा है उसको सीखने का प्रयास करेंगे, या फिर अधिकाधिक मौन रहेंगे, यानी कि ज़्यादातर मौन रहेंगे, चुपचाप रहेंगे। क्या करेंगे, हमें भाषा सीखने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, क्लियर है, वहाँ की स्थानीय भाषा को सीखने का प्रयास करेंगे। अगला है शिक्षण कार्य में दैनिक जीवन की घटनाओं को समावेश करने से क्या होता है, छात्र प्रसन्न रहते हैं, या फिर अध्यापक को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है, या फिर कक्षा में शांति
बनी रहती है। तो कौन से आंसर के साथ जाएंगे आप, बताएंगे जल्दी से। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सही। ठीक है, सी हो जाएगा, यानी कि शिक्षण रुचिकर, सरल तथा उपयोगी बनता है। क्लियर। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 38। आजकल छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है, इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है। क्या राय होगी आपकी। पहला है, छात्र प्रत्येक का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक पुस्तक जो है उसका अध्ययन नहीं कर सकते हैं, ये हानि है क्या। अधिक भार से मानसिक विकास अवरुद्ध होता है, मानसिक विकास जो है वो अधिक भार से रुक जाता है क्या। या फिर अध्ययन के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उन पुस्तकों में बच्चे। या फिर कंधे की हड्डी पर खूब प्रभाव पड़ता है। तो किसके साथ जाएंगे आप, बताएंगे। इसका हो जाएगा अधिक भार से मानसिक विकास जो है अवरुद्ध होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी सही। क्लियर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर, जो सेकंड लास्ट प्रश्न है। चलिए, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु, यानी छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या होना चाहिए। शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, या फिर भाषण देना चाहिए, छात्रों को अवसर देना चाहिए, या फिर श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए। तो क्या होगा, छात्रों को अवसर देना चाहिए। क्लियर, यानी ऑप्शन हमारा सी के साथ जाएगा। ऑप्शन सी, छात्रों को जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे छात्र उतने ही मेहनती बनेंगे और समझदार बनेंगे। अगला है, अंतिम प्रश्न है ये आज का। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो अभी तक वीडियो आपने अगर पसंद नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के बाद हम और दूसरा वीडियो लाएंगे जिसमें और 40 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे जिसमें कई महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न होंगे जो आगामी शिक्षक भर्ती में उपयोगी साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अंतिम प्रश्न 40 नंबर। परीक्षा समीप आने पर पाठ्यक्रम पूरा न होने की दशा में अध्यापक को चाहिए कि, क्या चाहिए, छात्रों को स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करने को कहेंगे, या फिर कुछ चुनिंदा प्रश्न करवा देंगे, या फिर घर बुलाकर पाठ्यक्रम पूरा करवाएंगे, या फिर अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बताएंगे दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अतिरिक्त समय देकर हम जो है उन बालकों का, छात्रों का सिलेबस पूरा करेंगे, पाठ्यक्रम पूरा करेंगे। ठीक है, तो कैसे लगे आपको ये प्रश्न हमारे, बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसका ज़रूर बताएंगे। और आपका कितना स्कोर हुआ है, जिन छात्रों ने ये प्रश्न जो हैं हल किए हैं, तो वो अपना स्कोर ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।